नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। हम वैदिक सभ्यता को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैदिक काल को दो पार्ट में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना गया है। वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, और आर्य एक वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि प्रजाति सूचक नहीं है। ये एक भाषा सूचक शब्द है, ये प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। मतलब दोस्तों, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, ये लिख नहीं सकते थे। इसलिए जो अपने ज्ञान को सुनकर एक दूसरे को सुनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसीलिए इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। मतलब यहाँ के लोग जो निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे। कृषि का स्थान गौण था। इस काल तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब इस काल तक लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि लोहा होता है। इस काल की सभी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। मतलब इस काल में जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो पूरा जो उसका स्रोत है, सोर्स है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रम ग्रंथ है। आर्य लोगों का ये पवित्रम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ वेद अवस्था में काफी समानता पाई जाती है। अब राजनीतिक अवस्था ऋग्वेद के बारे में सुनिएगा। सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ के दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। जब यहाँ पे आर्य लोग भारत पर आए तो उन्होंने दास और दस्यु लोगों से युद्ध किया, और अंत में क्या होता है कि ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंत में आर्यों की विजय हुई, और ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया। मतलब ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे जो बटे हुए थे, और इन्हें कबीले को पंचजन के नाम से जाना जाता था। पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु एवं द्रह्यु, ये इन कबीले के नाम थे। भरत, कृवि एवं त्रित्स आर्य शासक वंश के थे। ये 3 लोग आर्य शासक वंश के थे, और भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मतलब जो भरत शासक थे आर्यों के, इन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम भारत पड़ा। भरत कुल के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, और जो भरत कुल के वो थे, मतलब वहाँ के गुरु जी थे, वे ऋषि वशिष्ठ थे। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के मध्य 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी जो आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, वहां पर लड़ा गया था, और जिसमें क्या हुआ था कि सुदास की विजय हुई थी। कुछ समय बाद पराजित राजा पर्वों और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन कुरुवंश की स्थापना हुई। जब इन दोनों राज्यों की कोई संधि में हस्ताक्षर हुए तो एक नवीन वंश की स्थापना होती है, जिसे हम कुरुवंश के नाम से जानते हैं।
यह वंश उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुआ। यही फिर वंश आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में आगे इनका कार्यकाल बढ़ता है। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। मतलब ये जो था ना, तो कबीले के रूप में ये लोग संगठित थे, छोटे छोटे कबीले बटे थे, और कबीलों को जन भी कहा जाता था। अब यहाँ का सामाजिक ज्ञान सुनिएगा, सामाजिक ज्ञान के बारे में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, और ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं है। परिवार के लिए ऋग्वेद में गृह शब्द का प्रयोग हुआ है, गृह शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इतनी सरल भाषा में आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऋग्वेद में जन शब्द का लगभग 275 बार एवं विस शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। मतलब ऋग्वेद में जन शब्द का लगभग 275 बार एवं विस शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। मतलब यहाँ जो परिवार का मुखिया होता था ना, वो पिता होता था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्गों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, और इस सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, मतलब जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से हुआ, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से, और जो वैश्य है उसकी जांघों से, एवं जो शूद्र है उसके पैरों से उत्पन्न हुए। मतलब ये पैदा हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। ऋग्वैदिक समाज में दास अथवा दस्युओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे आर्यों का युद्ध हुआ था, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है। मतलब आर्यों के ये लोग दुश्मन बताए गए हैं। इन्हीं को हराकर आर्यों ने भारत पर अपना स्थान स्थापित किया था, एवं अमानुष कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का सोम मुख्य पेय पदार्थ था। मतलब जो इनका मेन पीने का पदार्थ था वो सोम के नाम से जाना जाता है। इस काल में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। मतलब यहाँ पे आभूषण का निर्माण हो चुका था। आभूषण जो थे दोस्तों, वह सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों आदि से निर्मित थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य चौपड़, शिकार, अश्वत्थामन आदि शामिल थे। आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यह गांवों में निवास करती थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि का विवरण मिलता है, किंतु पशुपालन को ही ऋग्वैदिक आर्यों ने अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। इनमें क्या है कि दोनों ये व्यवसाय पर निर्भर थे, पशु पर और कृषि पर, लेकिन जो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया ऋग्वैदिक आर्यों ने, वह अपना पशुपालन पर फोकस किया। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यात शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किया गया है। चारागाह के लिए दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, गव्य और गव्यति। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में ही होता था। इस काल में अगर गाय का प्रयोग करते थे वो मुद्रा के रूप में करते थे। अवि मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में ये दो चीज़ों का अनेक बार उल्लेख हुआ है। किसका हुआ है? अवि, अवि जो हम लोग भेड़ के नाम से जानते हैं, और अजा जो हम बकरी के नाम से भी जानते हैं। इस काल के लोग हाथी, बाघ, बतख एवं गिद्ध से अपरिचित थे। मतलब इस काल के लोगों को यह पता नहीं था कि हाथी होता है, बाघ है, बतख एवं गिद्ध से अपरिचित थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। मतलब जो ऋग्वेद में कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है हमें, वह 24 बार ही हुआ है। इसमें अनेक स्थानों पर यव एवं धान शब्द का उल्लेख मिलता है।
दो स्थानों पर यव और धान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम आते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। टाइम पीरियड जरूर जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे हम उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो जो ये 3 वेद हो गए ना, ये इसी वेद के अंतर्गत आते हैं उत्तर वैदिक काल के। कौन कौन से हो गए? सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया एवं अथर्ववेद हो गया, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य 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 देश था। ठीक है, जो इसका मेन सभ्यता और सिविलाइजेशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था, वह मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा, यमुना, दोआब, कुरुक्षेत्र तक था। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे दोस्तों, और यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेश तक फैली थी। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे, और यहीं से आर्य संस्कृत जो थी पूर्व की ओर प्रस्थान की, और वहां उसने कौशल, काशी एवं विदेश तक फैली हुई थी। मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र के बाहर थे दोस्तों, मतलब मगध और अंग ये आर्य सभ्यता में नहीं आते थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में वात्र कहा गया है। यह प्राकृतिक भाषा बोलते थे, इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजनों का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्यों की स्थापना हुई। फिर क्या हुए, अधिक विकसित हुए कबीले से, तो फिर उन्होंने विशाल राज्यों की स्थापना की, जिनमें कुरु तथा पंचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। मतलब जो विशाल राज्य थे इन्होंने जो बसाए थे, उनमें से कुरु तथा पंचाल का जो एरिया था सबसे फेमस था, प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, मतलब जो संपन्न राज्य था उत्तर वैदिक काल में, तो पंचाल सबसे ज्यादा विकसित और डेवलप स्टेट था। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी कृषि प्रधान था, और अर्थव्यवस्था का उदय, कबायली संरचना में दरार, वर्ण व्यवस्था की जटिलता में वृद्धि, और दोस्तों क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक धर्मकांडों की प्रधानता थी। यहाँ मतलब धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता थी, लोग धार्मिक लोग थे। राजनीतिक अवस्था उत्तर वैदिक काल के बारे में सुनिएगा। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे। अब क्या होता है, ये आज आगे आगे जैसे जैसे समय बीतता है, तो ये जो छोटे छोटे कबीले होते हैं ये एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर ये जनपद में बदलने लगते हैं। और इस काल में राजतंत्र ही शासन व्यवस्था का आधार था, मतलब जो इस काल में शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्र पर निर्धारित थी। किंतु कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मिलते हैं गणराज्यों के भी। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ बढ़ा, मतलब ऋग्वैदिक काल में उतना राजा के पास पावर नहीं था, लेकिन इस काल में राजा का जो अधिकार क्षेत्र था वो ज्यादा बढ़ा। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी, जैसे अधिराज, सम्राट, एकराट, राजा अधिराज, ये सब उपाधियां राजा को मिलने लगी। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो प्रदेश का संकेत जो प्रदेश के नाम से आज हम लोग जानते हैं, स्टेट के नाम से, ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका प्रयोग पहले किया जा चुका है। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था। जो राजा होता था वो मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रलिन कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों को क्या नाम से जाना जाता था, तो रलिन नाम से जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण 12 प्रकार के रलियों का विवरण दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रलियों का विवरण मिलता है दोस्तों। अब सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल में, इस काल में
धीरे धीरे बड़े ग्राम नगरों में विकसित होने लगे थे। जो छोटे छोटे गांव थे वह अब नगरों में बदलने लगे थे। इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंट ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। मतलब जो जो घर बनाते थे, गृह निर्माण करते थे, उन उसमें जो मटेरियल यूज करते थे वो कच्ची एवं पक्की ईंटों हो गई, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया करते थे लोग। तो ये हो गए वैदिक सभ्यता अपनी। दोस्तों हम डेली एंशियंट हिस्ट्री से एक टॉपिक उठाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं डेली आपके लिए टाइप करता हूँ और एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। दोस्तों अब एमपी पुलिस के वीडियो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और डेली अपलोड करूंगा, क्योंकि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं जल्दी। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल नोट्स हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे वीडियो का। धन्यवाद।